आवाज आ रही है भाई? चलो जी, देखते हैं क्लास को। आज की क्लास नंबर कौन सी रहेगी भाई? क्लास नंबर 11। यूपीएसआई 2025 T20 सीरीज आप लोग देख रहे हैं। मूल विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लासें आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ये 11वीं क्लास रहेगी। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, वो देखेंगे भाई। जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतरिम बैठक हुई थी, तो कब ये बैठक हुई थी आयोजित, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जमींदारी उन्मूलन, तो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो आपका एक्ट आया था, जमींदारी उन्मूलन, तो जमींदारी उन्मूलन जो एक्ट आया, तो इसको लेकर एक समिति बनी थी। इसकी अंतिम जो बैठक थी या अंतरिम जो बैठक थी वो कब हुई थी, आपको बताना है। देखो, जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतिम जो बैठक हुई वो 3 जुलाई को हुई थी भाई। कब हुई? तो 3 जुलाई को उस बैठक का आयोजन किया गया। 3 जुलाई 3 जुलाई 1948 में ये हुई थी। 3 जुलाई 1948, 48। तो 3 जुलाई 1948 को इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है अगस्त 1948 में प्रस्तुत की थी। तो अगस्त 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो भी लिख देता हूं। तो रिपोर्ट कब दी इसने? इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो अगस्त 1948 में। अगस्त 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सही आंसर कौन सा होगा? 3 जुलाई 1948, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, इसमें जो है कहाँ पे अटक गया भाई, दिक्कत आ गई। एक मिनट से देख लेते हैं इसमें। चलो हो गया स्टार्ट है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनहित याचिका का मकसद क्या है? तो जनहित याचिका जो होती है उसका मकसद, उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है जनहित याचिका के बारे में। लेकिन न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले में न्यायालय ने कहा था कि जो लोकहित है, लोकहितवाद का उद्देश्य लोकहित का सर्वेक्षण करना होता है और लोकहितवाद का प्रयोग प्रमुख रूप से निर्धन व्यक्तियों के उन मूल अधिकारों का है जो अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपका अगर देखा जाए जनहित याचिका, तो जनहित याचिका का मेन मकसद जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? तो जनहित याचिका का मेन जो उद्देश्य होगा वो होगा लोकहित करना, यानी कि जनता का हित करना या समाज का हित करना। तो लोकहित इसका सही आंसर आपका आएगा भाई, लोकहित। तो लोकहित के बारे में काम करना, ना तो व्यक्ति हित, अभिदाय जो है अभिदाय हित, और ना ही आत्म लक्ष्मी हित को छोड़कर। इसमें रहेगा आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकहित का संरक्षण करना या उसका मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता? निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता, ये आपको इसमें बताना है। तो ए में दिया गया है आपका मकान मालिक किराएदार मामले, बी में है आपका सेवा मामले और पेंशन तथा ग्रेचुइटी से संबंधित मामले, नंबर 3 पर दिया गया है पारिवारिक पेंशन। तो कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, जनहित याचिका के रूप में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिनमें सार्वजनिक हित छिपे हो, यानी कि जनता के हित में वे आपके जनता के हित को पूरा करते हैं और वह व्यापक समाज के लिए उपयोगी हो, यानी कि पूरे समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हो। उसमें मकान मालिक और किराएदार के मामले भी आ सकते हैं, सेवा मामले, व्यक्तिगत मामले भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन और जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। सॉरी, क्या नाम आपका मकान मालिक और किराएदार के जो मामले हैं, सॉरी इसमें पूछ रहा हूं कौन से मामले जनहित याचिका में शामिल नहीं किए जाएंगे। जनहित याचिका में कौन से मामले शामिल नहीं किए जाएंगे? तो जनहित याचिका में केवल वे मामले
शामिल किए जाते हैं जो सार्वजनिक हित से छुपे हुए हों, यानी कि आपका व्यापक समाज यानी कि सभी समाज का विकास करते हों, तो ऐसे मामले इसमें छुपे होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया नंबर 1 पर आपका मकान मालिक किराएदार मामले, तो ये आपका व्यक्तिगत हो गया, न कि सार्वजनिक, तो आपका ए तो आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया है सेवा मामले और पेंशन तथा ग्रेचुटी से संबंधित मामले, तो ये भी किसी एक व्यक्ति से संबंधित आपके जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे पेंशन है, ग्रेचुटी है, ठीक है, सेवा मामले, ठीक है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन भी एक परिवार से जुड़ी हुई है, ये भी समाज से नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो तीनों आपके गलत होंगे, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसमें गलत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्लो क्यों चल रहा है भाई? मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा जो है इसमें चलिए कुछ तो दिक्कत आ रही है इसमें, क्या दिक्कत आ रही है? चलो जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है, यानी कि कौन से अपराध के तहत या कौन से कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। कुल मिलाकर पूछा गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक ना हो, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील वीडियो या अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, यूट्यूब का प्रयोग करता है, ठीक है, या किसी भी सर्वर का, किसी भी जो है आपका सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है, तो वह कौन से कानून के तहत दंडनीय हो सकता है, ये आपको इसमें बताना है। देखो, विदेशी नागरिक का साइबर कानून में वो आपका नहीं आएगा, इसमें आएगा भारत में साइबर कानून, भारत में साइबर कानून। ए और बी भी दिया गया, ये तो होगा नहीं आपका, नहीं ए नहीं बी, तो इसमें आ जाएगा भारत में सर्वर कानून, क्योंकि उसने भारत के सर्वर का इस्तेमाल किया है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील या अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है, तो वह भारत में साइबर अपराध के तहत जो दंडनीय अपराध होगा उसके तहत उसको सजा दी जाएगी, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। सूचना तकनीकी यानी कि साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन जुर्माना कितना अधिरोपित किया जा सकेगा, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 लाख रुपए, बी में 3 लाख है, सी में आपका 5 लाख रुपए दिया गया है, और डी में दिया गया है आपका 10 लाख रुपए। डी में आपका 10 लाख रुपए दिया गया है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया वो 2000 में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया वो कब आया? 2000 में आया, और इसकी धारा 66D के अनुसार जो कोई किसी संचार या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा छल करता है या कपट करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 साल बताई गई कि भाई 3 साल तक की इसको सजा हो सकती है, यानी कि किसी ने आपका साइबर क्राइम किया हो या साइबर अपराध किया हो सूचना तकनीकी के माध्यम से, तो सूचना लॉ के तहत उसको कम से कम 3 साल का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा उस पर, ठीक है। तो कितना लगेगा इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर 3 साल, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष की कैद हो सकती है उसको, तो 3 वर्ष की कैद हो सकती है, और इसके साथ साथ प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है, तो 1 लाख रुपए जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए आंसर आपका सही होगा, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, तो कौन आवेदन कर सकता है ये आपको इसमें बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। नियंत्रक को यानी कि जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति या विज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, तो कौन कर सकता है? साइबर अपील अधिकरण कर सकता है, या फिर उच्च न्यायालय कर सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय, या फिर कोई भी व्यक्ति, तो कौन कर सकता है? देखिए, आपका कंट्रोलर को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक या चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने की जो है विज्ञप्ति की अगर बात करें, विज्ञप्ति के लिए आवेदन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी ही करेगा, उसमें कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो आंसर आएगा इसमें कौन सा?
इसमें आ जाएगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। ये भी आपका जो कानून दिया गया, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 में आया था उसके अनुसार है। और उसी में आपका एक धारा है, धारा 21, धारा 21(1). धारा 21(1) में कहा गया है, धारा 21(1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए आवेदन कर सकता है, विज्ञप्ति के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है, नियंत्रक को, जो कंट्रोलर है उसको आवेदन कर सकता है। धारा 21 में, धारा 21(a) में इस बात की चर्चा की गई है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया था, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोगों को बता देना है। ठीक है, बताओ जी इसका क्या आंसर आएगा सही। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी 2000 में जो आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में जो आया, ठीक है, उसको लागू कब किया गया, लागू उसे कब किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम जो आया 2008 में आया, लेकिन लागू किया गया कब, इसे लागू किया गया था भाई 1 साल बाद, 2019 में। अब 2009 में, 2009 में भी कब किया गया, तो 17 अक्टूबर 2009 में इसको लागू कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 2009 में इसको लागू किया गया। तो आंसर कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि संशोधन किया गया था 2008 में संसद के द्वारा, लेकिन लागू किया गया इसको 2009 में जाकर, 17 अक्टूबर 2009। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो क्वेश्चन आपका 8वां है। और ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ए में दिया गया है आपका निवारक निरोध, निवारक निरोध कानून। ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपका निवारक निरोध कानून दिया गया है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो प्रतिबंधात्मक कानून को दिया गया है। और सी में है आपका अविधिकृत संविदात्मक कानून। और डी में दिया गया है असंवैधानिक कानून को, असंवैधानिक कानून को। तो बताओ भाई इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए जी, आंसर देखेंगे इसका। किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना गया है। देखिए, जनतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुकूल जो माना गया है, प्रतिकूल जो माना गया है, वो माना गया है निवारक निरोध कानून को। निवारक निरोध कानून जो है उसको आपको क्या माना गया, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना गया है। तो आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, सीधा सा इसको आपको आंसर देना है कि जी इसकी धाराएं कितनी हैं, तो 18 हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जो आया उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 18 धाराएं इसमें दी गई, कुल 18 धाराओं का इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है, तो किस चीज की अनुमति उसको दी जा सकती है, ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है। अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाने के लिए, या फिर अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए, या फिर सी में दिया गया आपकी पसंद के वकील से सलाह लेने या प्राप्त करने का अधिकार, या फिर इन कैमरा ट्रायल की मांग करने का अधिकार उसको दिया गया है। तो क्या अधिकार दिया गया है उसको, ये आपको बताना है जी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है, किस चीज की अनुमति मिलेगी। देखिए, आरोपी व्यक्ति को अनुमति मिलती है अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह लाने की या गवाह बनाने की, ये अनुमति उसको दी जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 इस चीज का प्रावधान करती है। ठीक है भाई, 21 आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक सेवक से अभिप्रेत है, यानी कि लोक सेवक से क्या संबंधित है। कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए परस्पर सरकार से फीस या कमीशन के रूप में परिश्रमिक भाग पाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको लोक सेवक माना जाएगा। बात बिल्कुल सही है, तो पहला आपका सही रहेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर कार्य कर रहा है, तो ये भी सही होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हो। लोक सेवक आपका गांव के प्रधान से लेकर
आपके डीएम, एसडीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी नेता हैं, जो सांसद वगैरह हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जितने भी मेंबर आते हैं, सब आपके लोक सेवक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सी में देगा तो ये भी सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए आपका प्राधिकृत या अभिप्रेरित है, तो उसको भी लोक सेवक माना जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका ए, बी, सी तीनों सही हैं, तो डी में दे गया उपरोक्त सभी अभिप्रेरित होंगे, तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता हो। तो कौन कौन सी शर्तों को पूरा करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे और वही आपको बताना इसमें आंसर कौन सा इसका फिर भाई आपका सही होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसके आंसर का निर्धारण किया जाएगा। चलिए जी देखते हैं तो कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें देखते हैं। इसमें ए में दिया गया है वह संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्षों से कम 2 साल के लिए भारत में निवासी रहा हो। यानी कि वो आयकर कानून से संबंधित जो आपका एक्ट दिया गया है तो उससे 10 वर्षों में कम से कम तत्काल पहले, यानी कि उससे ये जो है मान लो आपको इस साल जो है आयकर देना तो उससे कम से भी कम 10 साल पहले तक ही, ठीक है, आप उसमें से 10 साल में से 2 साल भारत में आपने निवास किया हो तो ये आपका सही रहेगा। ठीक है, तो वो सही होगा। ठीक है, उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। बी में क्या है, संबद्ध वर्ष के तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए रहा हो, तो ये भी आपका सही होगा। इसमें दोनों दोनों सही है भाई, पी और क्यू सभी आपके सही होंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें सही आपके हो जाएंगे। तो ए आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आई है नई, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। दहेज मृत्यु को कौन सी धारा के तहत परिभाषित किया गया है ये आपको इसमें बताना है जी। देखो ए में दिया गया है आपका धारा 80, बी में है धारा 82, सी में धारा 91 और डी में दिया गया है धारा 100। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है तो भैया ये धारा 80 में किया गया है। कौन सी में, धारा 80 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। दहेज को लेकर जो मृत्यु होती है या की जाती है उसे धारा 80 के तहत शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 14, तो इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, जो केंद्रीय सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उसके बारे में ये क्वेश्चन, उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जो है तो उसके द्वारा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से ये संबंधित है और 2005 में ये एक्ट कुल मिलाकर आया था। सूचना का अधिकार जो आया वो 2005 में आया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो उसमें ये बताया गया, एक धारा है उसमें, धारा नंबर 20, उसमें एक धारा दी गई है धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में कहा गया है कि केंद्रीय लोक सूचना आयोग जो है, केंद्रीय लोक सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो आपका किसी भी जुर्माने को अधिकतम 25,000 रुपए तक बढ़ा सकता है या लगा सकता है। तो कितना रहेगा, 25,000 रुपए। तो सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकेगा, यानी कि किस आधार पर वो मना कर सकता है।
लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन सूचना देने से मना कर सकता है? विहित कारणों के आधार पर मना कर सके कि भाई इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। तो ए में दिया गया है आपका धारा 5 तथा धारा 6, बी में धारा 4 और धारा 5 के बारे में चर्चा की गई है, सी की बात करें तो धारा 8 और धारा 9 दी गई है और डी ऑप्शन में दिया गया है धारा 10 और 11। देखिए, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में दो धाराएं दी गई है, धारा 8 और धारा 9। धारा 8 और धारा 9 के तहत विहित कारणों के आधार पर सूचना देने से मना कर सकता है कि भाई आपको सूचना नहीं दी जाएगी। उसमें आपका देश हित भी हो सकता है, राष्ट्र की सुरक्षा भी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके आधार पर कुछ सूचनाओं को नहीं दिया जा सकता। तो आंसर आ जाएगा सी, धारा 8 और धारा 9 इस बात के बारे में चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 16। सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2025 को 15/6 यानी कि 15 जून 2025 से प्रभावी हुए तथा शेष होंगे इस अधिनियम के कितने दिन बाद हुए शेष? ठीक है, शेष इस अधिनियम के कितने दिन बाद? ठीक है, 120वें दिन बाद। तो 120वें दिन बाद लागू हुए थे शेष। ठीक है, क्योंकि बाद देखो, सूचना के अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया, इसके कुछ उपबंध तो आपके 2005 में ही लागू कर दिए गए थे। कब? 15 जून 2005 को। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे थे जिन्हें 120 दिन बाद लागू किया गया, 120 दिन बाद लागू किया गया। लेकिन तुरंत कौन कौन सी धाराएं प्रभावी हुई थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई, 2005 में जो आपकी 16 जून 2005 को जो धाराएं प्रभावी हुई थी या लागू कर दी गई थी, एक तो धारा 1 थी। धारा 1 का खंड 3 के अनुसार, धारा 1 के खंड 3 के अनुसार इस दिन जो है धारा 4 खंड 1, इसके अलावा धारा 5 खंड 1, इसके अलावा बात करें धारा 2, धारा 12, धारा 5 का खंड 1 और खंड 2 था भाई। ठीक है, इसके अलावा धारा 12 थी, धारा 13 के अलावा 15, इसके अलावा बात करें धारा 16 के अलावा 24, धारा 24 और इसके अलावा धारा 27 व 28, धारा 27 व 28, धारा 27 व 28 को भी तुरंत प्रभावी कर दिया गया था या लागू कर दिया गया था। इसके बाद की जो धाराएं बची, उन धाराओं को 120वें दिन जाकर लागू किया गया था। तो आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में दिया गया, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? थाने में मानवाधिकार संरक्षण यानी कि मानव के अधिकारों के संरक्षण के को ध्यान में रखते हुए आप किस आधार पर कार्य करेंगे, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। बी में दिया गया है, यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सही आंसर है इसका, उच्चतम न्यायालय में एक फैसला आया था डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल को लेकर, तो उसके तहत ही कार्य किया जाएगा या संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो किस प्रकार से कार्य करेंगे? आप करेंगे भाई, जो उच्चतम न्यायालय में एक फैसला आया था डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल को लेकर, उसमें जो निर्णय दिया गया था, फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ध्यान में रखकर ये कार्य किया जाएगा या कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की या का नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। देखिए जी, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसमें निहित की गई है, कौन सी धारा में वर्णित की गई है, ये आपको इसमें बताना है। वही आपका इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया ये 1993 में आया था। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। कब आया भाई? 1993 में ये एक्ट आया था। तो ये एक्ट जो आया कब आया? 1993 में ये एक्ट आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो एक्ट आया 1993 में आया। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है या संसद की कानून बनाने की या नियम बनाने की जो शक्ति है वो आपकी किस धारा में दी गई है, ये इसमें पूछा जा रहा है।
तो कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है? देखिए इसका उल्लेख किया गया धारा 40 में। कौन सी में? धारा 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धारा रहेगी 40। तो धारा 40 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार को लेकर ही है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1993 में। तो उसकी इसमें दिया गया है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा? जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए, प्रेरणा पर, या पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, या उपरोक्त सभी। देखिए भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार जो होता है, ये एक्ट जो आया राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, तो ये आया था 1993 में। और इसकी एक धारा है, धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 में कहा गया है, इस बात की चर्चा की गई है। कौन सी धारा में? 12 में। धारा नंबर 12 में इस बात के बारे में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ित के ओर से मुकदमा लेकर आता है, या फिर पीड़ित खुद लेकर आता है, या आयोग को स्वयं भी इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, तो सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, सभी को जो है पक्ष में रखते हुए आयोग उस पर कार्यवाही कर सकता है, या उसके बारे में उस मामले पर विचार कर सकता है। तो जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए तब भी हो सकता है, प्रेरणा पर भी हो सकता है, खुद भी कर सकते हैं, या पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा लाया गया तब भी कर सकते हैं। तो डी आंसर सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सारे आंसर इसमें सही हैं, ए बी सी। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य में निम्न में से कौन नहीं है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, आंसर इसका आप लोगों को देना है। बताओ, ऑप्शन ए में दिया गया मानव अधिकार संरक्षण करना, यानी कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करना। बी में दिया गया है मानव अधिकार आयोग का गठन करना। सी में है मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना। और डी में दिया गया है मानव अधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रावधानित करने हेतु। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य हैं मानव अधिकारों का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है पहला। बी में दिया गया मानव अधिकार आयोग का गठन करना, ये भी सही है, इसी के तहत किया गया है। और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो रह गया कौन सा? डी, मानव अधिकार के अतिक्रमण के लिए दंड प्रावधानित करने हेतु। ये इस एक्ट का उद्देश्य नहीं है, इस एक्ट का उद्देश्य नहीं है। ये कार्य करेगा कौन है? न्यायालय। तो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के आपके 20 क्वेश्चन। तो 11वीं क्लास थी आपकी आज, 11वां सेट था ये। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। चलिए जी, तो यूट्यूब चैनल है हमारा कौन सा? संसार अकेडमी के नाम से है, संसार अकेडमी। इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको एक पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो 12वां सेट देखेंगे हम लोग कब? कल। नमस्कार।